हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपकी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रीवियस ईयर 2025 में भी और 2024 में पूछे हुए जो आपके प्रश्न हैं इसी में आपको मिलेंगे। 5 ऑप्शन वाली सीरीज हमने अलग से पढ़ाया है, उसको भी प्ले लिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी 2-3 प्रकार की सीरीज हमने पढ़ाया है। देखिए, आपकी जो यूपी पुलिस वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया है, लेकिन आपके अप्रैल में आपकी डेट भी आ जाएगी कि कब से अब हम भरना शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी अपना करते रहिएगा। जो लोग थोड़ा बहुत नंबर से रह गए हैं यूपी पुलिस में, है ना, तो कम से कम अब आप लोगों के लिए मौका है, तो उस मौके का मत गंवाइएगा, मेहनत ज़्यादा करिएगा ताकि उसमें आप लोग अपना हक जमा सकें। ठीक है ना भाई। पिछली बार जो इस बार को अभी चल रही है उसमें काफ़ी लोग कट ऑफ से भी इधर उधर हो जाएंगे अभी भी, है ना। एक एक नंबर से रहेंगे। बहुत लोग उदास भी हैं, बहुत लोग मैसेज भी आए हैं, तो हताश ना होइए, है ना। उसमें जो आपकी जगह आई है उसमें आप लोग अपना एक जगह एक सीट अपनी पक्की करिएगा। ठीक है। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी को जय हिंद, जय माता दी। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। गुड इवनिंग, जय माता दी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका बेहतरीन होता है, हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। मतलब सभी चैप्टर में से देखा जाए तो यही चैप्टर आपका होता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे के जाता है ना। इसके पहले वाले हमने देखो पढ़ाया था और ये भी आपका है, इसलिए ज़्यादा हो गए। साथ में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। हमने कहा है कि हमारे ऐप से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। वहाँ तो खुद तो आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF पड़ी हुई हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। फिर हमारे ऐप में जब जाएंगे कोर्स वाले में, तो कोर्स मात्र 60 रुपये में यूपी जीके है। उसमें थ्योरी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, साथ में आपकी यूपी करंट अफेयर मिलेगा, 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। कोर्स के अंदर जैसे जाएंगे परचेज कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। वो टेस्ट सीरीज हर एक एग्जाम के लिए वैलिड है ना। मतलब एक नहीं है, उसमें ढेर सारी टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हैं। आराम से टेस्ट सीरीज भी लगाइएगा, है ना। 60 रुपये में और क्या चाहिए। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय माता दी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलो भाई, फटाफट जवाब देना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर देखा जाए चरकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला है, लेकिन भाई कठपुतली नाच तो आपका है नहीं है। ना ही हमने आपको कठपुतली नाच बताया है यूपी में से। ये कठपुतली नाच आपको होता है कहाँ पर, राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान आपका होता है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः लगते हैं। तो हमने कहा कुंभ मेला, आप कहेंगे सर कुंभ तो आपके 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ लगता है आपका 12वें में, मतलब यहाँ पर छठे में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने लोगों हैं जो आपके कुंभ मेले का स्नान किया है 2025 में, एक बार कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत गाए जाते हैं। बताइएगा इस सोहर गीत जो आपके हैं वो कब गाया जाता है। तो सोहर गीत गाए जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत है जो आपके जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए यहाँ पर माना जाता है। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा जा चुका है जूनियर असिस्टेंट में। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका होगा क्या, है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपका वही है ना, मतलब वही सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बोल दिया है कि जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे का, है ना। तो यहाँ पर इस तरह शब्द जोड़ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, सोहर ही होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। याद रखिए आपको होता है पाई डंडा, है ना, जिसे हम लोग डांडिया नृत्य भी कहते हैं। याद रखिए पाई डंडा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा देखो, अगर कभी कभी होता है छपेली नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। यहाँ पर कई सजेशन बोलते हैं चिकनकारी, जो कि आपका लखनऊ में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। इसकी शुरुआत मुगल शासकों में जो आपके नूरजहां के समय की गई थी। इस सफेद धागे का उपयोग करके कपड़ों पर एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
बताना है कि उत्तर प्रदेश जो आपका है किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, चिकनकारी आपका आंसर 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइएगा जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर कहेंगे सर इसको ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आप कह रहे हैं सभी आपके आ चुके हैं, जी हाँ, अभी आपके ढेर सारे पेपर यूपी ट्रिपल एससी के आपके हुए थे, एएनएम जेएनएम डॉक्टर सेठ दंत है ना, दंत चिकित्सक ढेर सारे आपके हुए थे। उसमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोचिए अगर 5 एग्जाम हुए होंगे तो 20-2500 क्वेश्चन आपके होंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये प्राण पिया क्या हो जाएगा, आगरा घराने के हैं उस्ताद विलायत हुसैन हना खान और इन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई बंदिशों की रचना किया है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका रवि है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये तो आपकी जूनियर सिस्टम में पूछा ही गया था, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, रवि अर्थात भगवान सूर्य की पूजा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है, हमने कहा सर लोक नृत्य में देखो रामलीला है ना, यहाँ पर रासलीला, आप कहेंगे अहिर भी होता है, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर गिद्धा नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके नृत्य हैं, जैसे असम में देखो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, खेल गोपाल होता है, गुजरात में गरबा डांडिया होता है, जम्मू कश्मीर में रऊफ हिकात मंदजास होता है, उत्तर प्रदेश में रामलीला रासलीला नौटंकी अहिर कजरी ये सब होता है, पंजाब में गिद्धा होता है जिसे गिद्धा भी कहते हैं, भांगड़ा भी होता है, कर्नाटक में यक्षगान कुर्गा होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 196 का ऑप्शन आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर ये मिर्जापुर में, हमने कहा सर लाल रंग की चित्र है ना, तो आप कहेंगे सर मिर्जापुर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थान आपका है। नैमिषारण कहाँ पर है, सीतापुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सीतापुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और कला मथुरा के स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। चलो हम इसको यहाँ पर जो 198 है सब लोग पहले जवाब देंगे तब हम इसका जवाब देंगे, चलो क्योंकि सब कुछ तो हम ही ने बता दिया। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भर दिया जाए, कजरी, लघु कला, झांसी या इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर आपका हो सकता है। 98 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर किसी किसी का आया है सी और किसी का आया है बी। याद रखिए यहाँ पर झांसी, यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, इसका मतलब इसको आपने पहले पढ़ रखा होगा तभी आंसर आप दे सकते हैं। याद रखिए सांझी, यहाँ पर झांसी नहीं है सांझी है। सांझी कला मथुरा के स्टेसलिंग पारंपरिक कला है, शुरुआत ब्रज से हुई थी और ये कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति है, हाँ झांसी नहीं सांझी है भाई वो मजा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से आपकी हुई है दोस्तों, आपको देना है, चलो जल्दी से बताना है। अरे वो मजाक कर रहे हैं भाई, देखो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से आपकी हुई है। 199 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कथक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कथक कलाकारों में ढेर सारे लोग हैं। नौटंकी जो आपके किस राज्य का लोक नृत्य है और नौटंकी कौन करते हैं, तो आप कहेंगे सर नौटंकी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कर सकते हैं, आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी है ना, देखो झांसी लिखा है कि नहीं है, वो सांझी रहा है अगला है महाकुंभ मेले की जो तिथि है खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि सर महाकुंभ मेले की जो तिथि होती है, अभी आपने देखा होगा एक बड़ी घटना घटित हुई, बड़ा विवाद हुआ जिसमें कहा गया था शाही स्नान, बोला गया था ना शाही स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो इतने से इतने दिन मतलब इस तारीख को होगा और इतने बजे से इतने बजे होगा, और भगदड़ मच गई थी। और जब भगदड़ मच गई तो उसमें क्या कहा गया कि नहीं शाही स्नान का समय रद्द कर दिया गया है।
अब शाही स्नान का जो समय है वो अब कल होगा, आज शाही स्नान का समय खत्म हो गया, मतलब वो रद्द कर दिया। तो इसलिए इस बात को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ, है ना, संसद में भी विधान कह सकते हैं हंगामा हुआ कि ये कौन सी लीला होती है कि शाही स्नान का जब मालूम है कि इस समय होता है, भगदड़ की वजह से एक नया चीज बता रहे हैं कि शाही स्नान का भी समय खत्म हो गया, ये क्या सिस्टम होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो ये घटना बन सकती है एग्जाम में भी, है ना। तो याद रखिएगा जो आपका अमृत स्नान हुआ था, जो भी आपका हुआ हो, है ना, तो उसमें डेट बदली गई कि आज शाही स्नान नहीं होगा, अमृत स्नान नहीं है। तो देखो, हाँ, यहाँ पर दिया है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने की निर्धारित है। 200 ऑप्शन ए आपका हो जाएगा क्या, तो बृहस्पति यहाँ पर आंसर होगा। क्या बोलेंगे, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको आंसर बनना है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है ना, किस नृत्य का जो मूल है उत्तर प्रदेश है, जो कि शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये आपका आंसर सी हो जाएगा, कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर ये 8 जो प्रमुख हैं, है ना, ये जो 8 आपके हैं वो आपके हैं कौन। तो हमने कहा सर यहाँ पर कथक है, भारतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है और सत्रिया है, आपका हो जाएगा। हमने कहा सर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है सर ब्रोकेड, है ना, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति आपकी है क्या, ब्रोकेड का प्रसिद्ध कलाकृति क्या है। 203 ऑप्शन देना है। 203 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या, 203 का ऑप्शन बनेगा वाराणसी। क्या बनाना है, आपको बताना है कि सर ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रैकेट ब्रैक्सिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी है क्या। यहाँ पर कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी है वो आपकी पशुधन मेला है ना। बटेश्वर मेला में क्या होता है, पशु मेला आपका है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सर कह रहा है फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर आपका स्थित है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए रंगीला घराना, ये जो आपका जुड़ा है आगरा से, ऑप्शन नंबर आपका सी आगरा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन संगीत विवादों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान को माना जाता है, ठीक है ना। फयाज खान के नवीन और गीतात्मक स्पर्श देखकर इस घराने को पुनर्जीवित किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीत का जो नृत्य नाटक होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको स्वांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्वांग बोलते हैं। याद रखिए स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की एक पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी गाथा गीत का नाट्य आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपके फैले हुए हैं। यहाँ पर बताना है हरदौल कथा कहाँ से जुड़ी है, तो हरदौल कथा आपके देख सकते हैं दिया गया है विशेष रूप से, है ना। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आपका जो फैला है कौन, बुंदेलखंड तो फैला है ना। ऑप्शन नंबर आपको क्या बनेगा, यहाँ पर आपको भर देना है, बी नंबर आपको भर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है मतलब ये एक प्रकार की मान्यता इनकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम में लोकप्रिय मनोरंजन क्या है। तो लोकप्रिय मनोरंजन क्या हो जाएगा, झूला हो जाएगा, है ना। झूला यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर झूला, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपका है क्या। लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपका है क्या, कौन लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। 209 पर जवाब दीजिए कि भैया यहाँ पर जो आंसर होगा इसका होगा क्या। लखनऊ घराना का दूसरा नाम उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या पूरब घराना, क्या बोलेंगे। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहेंगे सर जी पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, जो लखनऊ घराना है इसको पूरब घराना के नाम से भी जाना था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस घराने में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि नर्तक आपके संबंधित हैं। हाँ भैया पूरब होगा और क्या। यहाँ पर दिया है, कह रहे हैं द्रुमपुक्त उत्तर प्रदेश में से एक लोक नृत्य प्रक्रिया है। 210 नंबर है। 210 की बात करते हैं तो आपका आंसर 210 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। कह रहा है दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई की, बीज बोने की या लकड़ी पर नक्काशी। भाई साहब इतना तो हम जानते हैं, अगर क्वेश्चन को पहले से ना पढ़े होते है ना तो आप जवाब ना दे पाते, हमें मालूम है। पहले से आपने पक्का पढ़ रखा है इसलिए तो जवाब दे देते हो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे ना पाते, फिर कहते यार यूपी जीके में ये कहाँ से आ गया,
यूपी जीके में कहाँ से आ गया, वो आपको यहाँ से आ गया। याद रखिए व्यंजन पकाने की एक विधि है, जो दुम पुख्त है, ये व्यंजन पकाने की क्या है, एक विधि। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आपका है राइट हो जाएगा। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। क्या? मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें लखनवी व्यंजन पकाने की विधि भी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा जो आपकी वो कौन सा है। बिल्कुल सही है, 211 नंबर है। 211 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं दस्तरखान। क्या बोलते हैं? दस्तरखान, ठीक है। भोजन के परस्पर खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा होती है, इसको बोलते हैं दस्तरखान, है ना। क्या बोलते हैं? दस्तरखान। और ये दुम पुख्त आपका है, ये भी आपके खाना से पकाने से, लेकिन मांसाहारी व्यंजन जैसे आपके पकाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है सर राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है। तो यहाँ पर 212 है। 212 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके सर बरसाना है। बरसाना ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर राधा की माँ का नाम था कृतिदा, पिता का नाम था ब्रसभान, ठीक है, ब्रसभान। हमने तो माता का नाम सुना था। यहाँ पर अगला है रूमी दरवाजा कहाँ है, तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अशुभुद्दौला ने यहाँ पर बनवाया भी था, है ना, अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ आपकी स्थित है। किछौछा दरगाह जो शरीफ आपकी है वो दोस्तों आपकी अम्बेडकर नगर मिलेगी। कहाँ पर? अम्बेडकर नगर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नगर दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। बड़ा क्वेश्चन कुंभ मेला से आता है और हमेशा आता है ना, ये आप लोग जानते हैं इसलिए, है ना। लेकिन भैया आपको मालूम है कि कुंभ मेला से बहुत क्वेश्चन बनता है ना। चलो भैया, कुंभ मेला लगा है और कुंभ मेला है तो आप कहेंगे इलाहाबाद, इसका आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में भी आपका लगता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला कहाँ लगता है, तो गढ़ मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर। कहाँ लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, गढ़ मुक्तेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हापुड़ जिले में है। कहाँ पर है? जो आपके हापुड़ जिले में है। आपका जो आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद का जो कुंभ मेला है देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला है ना। अब तो हमको लगता है ऐसा रिकॉर्ड टूट ही नहीं पाएगा। जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल आपकी बन गई है। 217 नंबर है। यहाँ पर याद रखिए जो आपकी इब्राहिम सर्की है, तो जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर का प्राचीन नाम दोस्तों यवनपुर भी था। क्या था? यवनपुर भी था। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे। 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो भी हो जाएगा वाराणसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर वाराणसी, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें आपको मिलेंगी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होता है, दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रसिद्ध बांके बिहार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपके स्थित है, बता सकते हैं। यहाँ पर जो आपके ये मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है 219 नंबर में, वो आपका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पर जाए दर्शन करें। सारनाथ में देखिए बौद्ध तीर्थ है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर है, आगरा ताजमहल और कैलाश मेला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पागल बाबा मंदिर है, और दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बनेगा वृंदावन। क्या हो जाएगा? वृंदावन हो जाएगा। 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण, इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा करवाया भी गया था। अगला है, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान है और कर्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो आपकी भृंग ऋषि, कौन है? भृंग ऋषि। ऑप्शन नंबर आपको भरना है, महर्षि भृंग ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया शहर है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और यह प्राचीन काल से कोसल साम्राज्य का एक भाग था, है ना। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसको अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के नवे प्रधानमंत्री जो आपके थे, ठीक है। ज्ञानेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, और इस प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है जो आपका बलिया है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रजभाषा बोलने वालों का जो घर है वो किस क्षेत्र में आता है? यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रजभाषा। ए का जवाब दे दो, फिर हम बताएं भैया आप लोगों को। ए का जवाब दो भाई जल्दी से। ए का सही आंसर क्या लगाएंगे कि ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है। हम इसका पूरा डिटेल पूछेंगे आपसे,
उत्तर आपको पता भी होगा और रट्टा भी मारे होगे तो भी इसका आंसर हम पूछेंगे आपसे, ठीक है ना, कि आखिरकार इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, ये भी कारण हमको आपसे पूछना है 222 नंबर में। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, क्या हुआ। चलो, यहाँ पर देखा जाए तो काफी लोगों को जवाब आया है। यहाँ पर जिसका जवाब आया है डी नंबर, उनका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इनका जिसका भी जवाब आया है यहाँ पर डी नंबर, वो आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा निचली दोआब। क्या हो जाएगा, निचली दोआब हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे कि हम आपसे बोलें कि सर जी जैसे आपका ये यूपी है ना, क्या है, यहाँ पर ये आपका यूपी है, और यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका ऊपरी दोआब, जैसे कि मान लो होता है तराई क्षेत्र, है ना, जो तराई क्षेत्र आपका है, तराई क्षेत्र, तो ये जो तराई क्षेत्र है ये आपका ऊपरी दोआब कहेंगे। बुंदेलखंड जो आपका है तो ये आपको एमपी के साथ जुड़े हुए आपके होते हैं, है ना। रुहेलखंड भी आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर ऊपरी वाला तो ये आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है निचली दोआब जो आपको बचेगा और निचली दोआब ये हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। और यहाँ पर देखिए जैसे आपका आगरा है, धौलपुर है, मथुरा है, मैनपुरी है, एटा है, निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आज की क्लास यहीं पर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको प्राचीन भारत के इतिहास है इसको हमने यहाँ पर कितने भागों में, 3 भागों में तोड़ा है। एक तो प्रागैतिहासिक काल है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल है, फिर आपका ऐतिहासिक काल है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो पहला आपको दिया है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वैसा काल जिसका लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल या प्राग काल कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। इस काल के बारे में प्राप्त जानकारी उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता की पूर्व का काल का निर्धारण किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो वैसा काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध होते हैं लेकिन अभी तक इसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखित आपका है लेकिन उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपसे आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो हड़प्पा सभ्यता का काल है कैसा है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आपकी हिस्टोरिकल एरा में वैसा काल जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है, साथ ही मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे 600 BC से अभी तक का जो आपका है इसको ऐतिहासिक काल बनाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में अगर हम बात करें कि सर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हम लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कहाँ से होते हैं, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत से होते हैं, साहित्यिक स्रोत से लेते हैं, विदेशी स्रोत से। तो पुरातात्विक में क्या होता है, अभिलेख होते हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला है, सिक्का है, भवन और स्मारक, इनकी खुदाई होती है, इनसे जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में से जैसे आपके धार्मिक ग्रंथ हो गए और आपके धर्मेतर ग्रंथ हो गए या लौकिक ग्रंथ हो गए, है ना। धार्मिक ग्रंथ में जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म ग्रंथ हो गया। विदेशी स्रोतों से हमको पता करते हैं जैसे यूनानी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ हो गया, अरबी ग्रंथ है, इनसे हमारे भारत के प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिल पाती है। यहाँ पर अगर पूछे कि इस अभिलेख का नाम बताइए और संबंधित शासक का नाम पूछे, तो आपका प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है, इससे संबंधित शासक का नाम है समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशन द्वितीय से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। गिरनार अभिलेख का संबंध आपके रुद्रदामन से है। मेहरौली लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त सेकंड से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध कुमार गुप्त प्रथम से है। मधुवन जो कि बांसखेड़ा है वो आपके हर्षवर्धन से जुड़ा है। यहाँ पर हम पूछे कि सर मंदिर शैली, बड़ा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं कि सर मंदिर निर्माण शैली जो आपकी आई कैसे क्या है। तो मंदिर निर्माण शैली, इससे क्या होता है, वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंदर 3 प्रकार की शैली होती है ना। नागर शैली क्या होती है, तो देखिए नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्र में ये शैली आपकी लोकप्रिय है। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, कोडार का सूर्य मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंग मंदिर है ना। तो ये मंदिर नागर शैली में है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में से यह लोकप्रिय है। जैसे महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर आपका है, ये बेसर शैली में है।
वहीं पर द्राविड़ शैली में क्या है, तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। गोपुरम, गोपुरम जो कहा जाता है ऊंचे प्रवेश द्वार वाले को कहते हैं, और विमान जो बोलते हैं एक के एक ऊपर मंजिल होता है। द्राविड़ शैली मुख्यतः विशेषता है, कराची का कैलाश मंदिर हो गया, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर आते हैं, ये द्राविड़ शैली में आते हैं। यहाँ पर देखिए द्राविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपका है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। द्राविड़ शैली दक्षिण भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय है ना। भारत में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगले पॉइंट में देखिए साहित्यिक स्रोत में से, अगले पॉइंट में देखिए जैसे आपके साहित्यिक स्रोत हैं, है ना, तो जैसे हमने कहा सर धार्मिक ग्रंथ हैं और आपके धर्मेतर या लौकिक ग्रंथ हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी भारत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको मुख्य रूप से दो भागों में धार्मिक और धर्मेतर ग्रंथ के रूप में बांट देते हैं, है ना। और जो धार्मिक ग्रंथ है उसको तीन भागों में बांटते हैं। तो ये धार्मिक ग्रंथ आपके हैं कौन, हमने कहा सर धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में जैसे वेद है, ब्राह्मण है, अरण्य है, उपनिषद है, वेदांग है, महाकाव्य है, सूत्र साहित्य है, स्मृति है, पुराण है, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ है ना। बौद्ध धर्म ग्रंथ में जैसे आपके पाली भाषा और संस्कृत भाषा में, तो पाली भाषा में आपके त्रिपिटक हो गया, जातक हो गया, अगुंतर निकाय होगा, मिलिंद हो गया, दीपवंश, महावंश, ये जो आपके आते हैं पाली भाषा में बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में जो संस्कृत भाषा में है तो आपकी दिव्योदान हो गया, है ना, महावस्तु हो गया, ललित विस्तार हो गया, आर्य मंजू, श्री मूल कल्प आपका हो गया, है ना। यहाँ पर जैन धर्म में आपका आगम है, भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है, उपास दागाव हो और आपका परिवष्ट आपके हैं। तो ये जानकारी हमारे इतिहासों से आपके देखने को मिलती है। लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। महर्षि वेद ने इन मौखिक धर्म उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया। वेद के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेद को अपौरुष या संहिता या सूक्ति भी कहा जाता है। याद रखिए वेद को अपौरुष क्या दिया है, अपौरुषेय या संहिता या श्रुति भी कहा जाता है, जिसकी संख्या आपकी 4 है। ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या रचनाओं, है ना, रचनाओं का संग्रह। ईश्वर की आराधना के समय ऋग्वेद में मंत्र का श्रुति पाठ किया जाता था, है ना। यह वेद 10 मंडल, है ना, और 1028 सूक्ति या मतलब मंत्रों का संग्रह और 10,600 मंत्रों में संग्रहित है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन है। 1 से और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात सबसे नया जो आपका है ना, यह जो आपका है 1 से 10वां वो आपका नया कहलाएगा क्योंकि सबसे बाद में जोड़ा गया। 8वां और 9वां मध्य मंडल को मध्य मंडल कहते हैं। तो याद रखिए नवा पूछे कि सबसे नया कौन है, तो 1 और 10वां मंडल आपका नया है, इसको भी याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो आपका है पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 9वां मंडल में भगवान सोम के बारे में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिया गया है, जिसे तीसरा मंडल में आपका है और इसके लेखक विश्वामित्र आपके हैं। गायत्री मंत्र सविता जिसे बोलते हैं, सावित्री अर्थात सूर्य को समर्पित, आपके सावित्री को समर्पित है। सामवेद की बात करते हैं तो साम का अर्थ होता है गान होता है, अर्थात ईश्वर की आराधना के समय वेद मंत्रों की गीत के रूप में गाया जाता है। कुल 1549 मंत्रों में से 75 के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से आपके लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। एक आपका बचा है यजुर्वेद, यह यजुस शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद अर्थात में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 2 भागों में से आपको मिलता है। यह मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, याद रखिएगा जो यजुर्वेद आपका है गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वेद त्रयी कहते हैं 3 को, सामवेद और आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, अथर्ववेद को नहीं लिया गया है। तो अथर्ववेद को नहीं लिया जाता है, तो इन 3 को हम वेद त्रयी कहते हैं। बाद में क्या है अथर्ववेद, यह सबसे नया वेद है, अर्थात सबसे बाद में लिखा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे वेद की श्रेणी में नहीं रखा है। ऋग्वेद की रचना 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में हुआ। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद की रचना आपकी होती है। 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच हुआ। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा, इसलिए अथर्ववेद इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। और ऋषि अंग्रिस ने सहयोग किया था, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंग्रिस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके रहे थे जो आपके महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे, हमने आपको कवर करा दिया है ना। क्लास छोटी हो रही थी, ये हमने पढ़ा दिया, बाकी यूपीजे की क्लास है, परेशान मत होइएगा।
थोड़ी जानकारी आपको मिली होगी। हमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट लिया है जो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये रामबाण हुआ होगा। जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट दिया, ये एक बुक से नहीं मिले, कई जगह से ढूंढकर निकालना पड़ता है। जब अपने के लिए जानकारी लेना होता है तो भैया ये जानकारी लेने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ये चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, बुकों में आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। जब आपके पास 10-10 बुक का संकलन होगा तभी आप ये कुछ पॉइंट आपको निकाल पाएंगे, है ना। तो वो हमने कुछ लिया था, वो हम आपके साथ साझा किए हैं, है ना। बाकी इससे कुछ पॉइंट सीखने को मिला होगा, कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली होगी, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। कल आपकी यूपी जीके आज भी हुई है ना, वो बाद में आपके कुछ हमने पढ़ा दिया है। कल आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और अब कितने बचे हैं भाई, आपके साहित्य पत्रिका है, मतलब यूपी जीके ज्यादा दिन आपका बचा नहीं है ना, 2-4-5 क्लासों में यूपी जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी, 8:50 में मिलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब